हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लियर रैंक एकेडमी। चलिए, जैसे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था राष्ट्रपति, वैसे ही आज एक नया टॉपिक के साथ चलते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति, मैंने बताया था कि राष्ट्रपति एक बस नाम मात्र का प्रमुख होता है भारत सरकार में, और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ये सब पिछली क्लास में बताया था, जाके देखना अगर आप। चलिए आज इसके बारे में और जानते हैं डिटेल से कि प्रधानमंत्री और क्या क्या शक्तियाँ है, क्या क्या पावर है, कौन से अनुच्छेद में क्या है, और इन नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति क्यों होता है और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री क्यों होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे नाम मात्र का प्रमुख होता है राष्ट्रपति और वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। और इसका कारण क्या है? भारत में संसदीय प्रणाली है, मतलब संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है? एक वास्तविक प्रमुख और एक नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख होता है, दोनों। जैसे ब्रिटेन की संसद में है, ब्रिटेन में भी ऐसी व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, तो उसमें वास्तविक प्रमुख कोई और है और संवैधानिक प्रमुख कोई और है। संवैधानिक प्रमुख उसमें है राजा रानी, और भारत में राष्ट्रपति। और वहाँ भी प्रधानमंत्री होता है जो वास्तविक प्रमुख होता है, और भारत में भी वास्तविक प्रमुख है, वो प्रधानमंत्री है। तो इसका कारण है संसदीय प्रणाली। इसमें संसदीय प्रणाली और एक प्रेसिडेंट वाली प्रणाली भी होती है, जिसमें राष्ट्रपति वाली प्रणाली होती है, जिसमें राष्ट्रपति प्रमुख होता है। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति प्रमुख होता है, उसका स्टेट का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। उसमें प्रधानमंत्री वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें प्रमुख होता है राष्ट्रपति। सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति अमेरिका का राष्ट्रपति माना जाता है पूरी दुनिया में। तो भारत में संसदीय प्रणाली होने के कारण वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में है। ये प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद ही होती है, मंत्रिपरिषद का एक सदस्य है प्रधानमंत्री। जैसे अनुच्छेद 74 बता देता है कि राष्ट्रपति को ये, जैसे इसके शब्दों में देखते हैं तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह, यहाँ सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगी। कि जैसे स्पेसिफिक कोई भी अनुच्छेद, वैसे प्रधानमंत्री के लिए स्पेसिफिक नहीं दे रखा संविधान में स्पेशल, कि उसमें अकेले प्रधानमंत्री के लिए अलग से कोई अनुच्छेद है कि इसमें प्रधानमंत्री होगा, ये सब नहीं है। वैसे ये दे रखा है 74 में कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। मतलब जैसे, और इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य किया गया। मतलब इसका क्या है? मतलब इसका ये है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये सुनिश्चित किया गया कि जिस राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो है कि राष्ट्रपति पावरफुल है सबसे ज़्यादा। इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति पावरफुल है, इसका मतलब है कि इसको सलाह देंगे, लेकिन ये सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा। पहले एक शुरुआत में ये डिबेट कहाँ से उठी कि संविधान में संशोधन करना पड़ा कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य है, क्योंकि पहले नहीं मान रहा था। ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे देश आज़ाद हुआ था तो वैसे शक्तियाँ क्लियर नहीं थी, पर संविधान में भी क्लियरिटी नहीं थी कि शक्तियाँ किस में ज़्यादा होगी। प्रमुख तो वैसे प्रधानमंत्री था, लेकिन राष्ट्रपति भी उसमें उस टाइम में राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, तो काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति थे, तो उनको भी शक्तियाँ काफ़ी थी। तो वो अपनी विवेक वाली शक्तियाँ काफ़ी यूज़ कर रहे थे, क्योंकि वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता में उन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान दिया। तो और जैसे प्रधानमंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद, ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता में इन्होंने योगदान दिया। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ और प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ आपस में टकरा रही थी कि आपस में कौन शक्तिशाली ज़्यादा। कि मंत्रिपरिषद को ये कई बार मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री इनको कहीं सलाह देती थी, या कोई विधेयक वगैरह है तो इन पर डिबेट हो जाती थी कि ये सही नहीं है, ये सब मानना है या नहीं मानना है। राष्ट्रपति कई बार रोक लेता था अपने लिए। तो 1942 में संविधान संशोधन 1976 में ये संविधान संशोधन लाया गया, और इसमें क्लियरिटी लाई गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए अनिवार्य है, बाध्य है, कि उसको मानना ही पड़ेगा वो सलाह। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री जो भी सलाह देगा तो उसको राष्ट्रपति मानेगा ही मानेगा।
और 42वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 में एक बात और जोड़ी गई इसमें कि राष्ट्रपति, ऐसे तो सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित हो गई, राष्ट्रपति किस काम का है फिर, मोहर का ये क्या। तो इसको थोड़ा सा चेंज करके फिर राष्ट्रपति के लिए एक अलग से एक संविधान संशोधन किया गया कि राष्ट्रपति जो भी सलाह दे रहे हैं, कोई भी विधेयक है, उसको एक बार वापस भेज सकता है सलाह को कि इस पर वापस विचार किया जाए मंत्रिपरिषद को। राष्ट्रपति भेज सकता है मंत्रिपरिषद को कि इस पर एक बार वापस विचार किया जाए कि इसमें कुछ, अगर राष्ट्रपति को कुछ लग रहा है कि इसमें कुछ और बदलाव किए जा सकते हैं, तो राष्ट्रपति एक बार वापस भेज देगा उसको रिव्यू के लिए कि एक बार देखो वापस इसमें जो चेंजेस चाहिए उसको, तो वो अगर इनको मानना है तो ये मान लेंगे यार। अगर उसको वही मंत्रिपरिषद को वैसे ही वैसे रखना है कि इसमें कोई सही है, पहले वाला बिल सही है, तो ये अगर दोबारा उन्होंने भेज दिया तो इसको राष्ट्रपति को मानना अनिवार्य होगा। 44वें संविधान संशोधन में ये किया गया। और आर्टिकल 75 है, फिर आर्टिकल 75 में है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, कार्यकाल और जिम्मेदारी से संबंधित ये 75 है। तो इसमें जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति इसमें दिया गया है कि नियुक्ति किस की करता है, प्रधानमंत्री, और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। कैसे करेगा कि जैसे प्रधानमंत्री बना दिया तो उसके बाद में प्रधानमंत्री अपना जो मनपसंद है उसके लोकसभा में से जो उसको सदस्य चाहिए कि मेरे मंत्रिमंडल में ये सदस्य होने चाहिए, तो वो उन सदस्यों के बारे में नाम देगा राष्ट्रपति को कि मुझे ये मंत्रालय इसको देना है, तो राष्ट्रपति उसको उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर देगा। ये उन पदों पर जिन पे चाहिए प्रधानमंत्री को, भाई इस पे ये व्यक्ति चाहिए मुझे, इस पद पे ये, जैसे लोग होम मिनिस्टर ये चाहिए, और कपड़ा वाला होता है जैसे उद्योग मंत्री ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, तो जो भी चाहिए तो वो सलाह देगा और राष्ट्रपति उनको नियुक्त कर देगा। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 75 में जैसे जिम्मेदारियाँ क्या है इसकी, तो जैसे मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो सामूहिक रूप से कैसे, सामूहिक रूप से इसका मतलब है कि मंत्रिपरिषद में कोई भी, जैसे प्रधानमंत्री कोई भी बिल विधेयक कुछ भी है और उस पर लोकसभा में चर्चा होनी है, और कुछ भी हो गया राष्ट्र में, कुछ भी है, कुछ भी जैसे आपातकाल वगैरह या कुछ भी दिक्कत है या कुछ भी परेशानी है या कुछ भी बात है, तो मंत्रिपरिषद का कोई भी इंडिविजुअल पर्सन उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। उसके लिए सामूहिक मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को जोड़ के प्रधानमंत्री के साथ साथ सारे मंत्री लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। कि बोलेगा तो एक ही कि ये बात है, ये नहीं है, लेकिन उसको माना जाएगा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से इसके लिए उत्तरदायी है और ये इस बारे में जवाब दे रही है। मंत्रिपरिषद के लिए 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य होना जरूरी है। मंत्री बनने के लिए 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य होना जरूरी है। जैसे कई बार प्रधानमंत्री होते हैं या कोई भी मंत्री है, मंत्रिमंडल के कोई भी मंत्री है, लोकसभा के सदस्य नहीं है फिर भी वो मंत्री होते हैं। कई बार होते हैं जैसे प्रधानमंत्री थे भारत के HD देवगौड़ा थे, जो प्रधानमंत्री ना लोकसभा के सदस्य थे ना राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री बने। तो कैसे बने वो, तो इसमें ये प्रावधान है 75 में कि कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है, लेकिन वो सबका प्रमुख होता है इसलिए प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए या कोई भी मंत्री बनने के लिए उसको मंत्री बन गया, मान लो प्रधानमंत्री कोई भी बन गया, तो उसको 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना जरूरी है। उसको बनना होगा, और ना बना हो तो उसके पद से हट जाएगा, वो उसके भीतर बनना पड़ेगा उसको लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य। ये हो गया 75। 78 के अंदर है प्रधानमंत्री के कर्तव्य। प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य होंगे, राष्ट्रपति को सरकार के कार्यों की जानकारी दे। प्रधानमंत्री के कर्तव्य होंगे कि वो राष्ट्रपति को सरकार के कार्यों की जानकारी देगा। राष्ट्रपति को सरकार के कार्यों की जानकारी देगा प्रधानमंत्री।
राष्ट्रपति के निर्देशों का पालन करे। राष्ट्रपति के निर्देशों का पालन करे। प्रधानमंत्री कर्तव्य होंगे कि वो राष्ट्रपति के निर्देशों का पालन करेगा। तो इसमें और भी देखो क्या है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जैसे सामान्य स्थिति है, नॉर्मली कैसे करेगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति? वो अपने मन से किसी को तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना देगा नहीं। उसके लिए भी एक प्रोसेस है बड़ा। उसके लिए जैसे सामान्य स्थिति में, जो सामान्य स्थिति है, तो उसके अंदर लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता प्रधानमंत्री बनता है। जैसे वर्तमान समय में बीजेपी है, लोकसभा में बीजेपी को बहुमत है। जैसे गठबंधन की सरकार है वैसे तो, लेकिन इससे पहले पिछले वाला कार्यकाल उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत था, तो वो अकेले ही सरकार बना सकती थी, लेकिन फिर भी गठबंधन में थी। लेकिन सब बहुमत प्राप्त था उस संसद को, उस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त था। इसलिए उसने अपना एक नेता चुना कि मुझे इसको प्रधानमंत्री बनाना है। जो नरेंद्र मोदी को, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने चुन लिया कि मुझे इनको प्रधानमंत्री बनाना है। तो उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए उनका नाम दिया कि वो राष्ट्रपति को कि मुझे इनको प्रधानमंत्री बनाना है, तो उन्होंने बना दिया, उसको शपथ दिला दी प्रधानमंत्री को, और वो प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने अपने मन से नहीं बनाया, वो बना भी नहीं सकते, क्योंकि संविधान में ये प्रावधान है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। लोकसभा में अगर जिस भी दल को बहुमत प्राप्त होगा, उसके नेता को, उसका नेता ही प्रधानमंत्री बनेगा। और विशेष स्थितियों में, जैसे विशेष स्थितियों में है, कोई भी दल के पास, कोई भी दल हो, जैसे लोकसभा में बहुत सारे दल होते हैं, तो बहुत सारे दलों में किसी भी दल को अगर बहुमत प्राप्त ना हो तो फिर क्या होगा? जैसे वर्तमान में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है, तो गठबंधन की सरकार, या तो गठबंधन की सरकार बनेगी, या गठबंधन की सरकार भी ना बन पा रही। गठबंधन की सरकार का मतलब क्या है? गठबंधन की सरकार का मतलब है कि जितने भी 4, 5, 6, 10, 15 जितने भी दल मिलके, एक साथ मिलके उनके बहुमत कर लिया कि इतने बहुमत लाना जरूरी है। लेकिन लोकसभा में बहुमत होना चाहिए उस दल को, या गठबंधन में हो अकेला हो, उसी का नेता प्रधानमंत्री बनता है। तो जिस गठबंधन का नेता उन्होंने चुन लिया कि हमारा नेता है, तो गठबंधन का नेता बन गया प्रधानमंत्री, तो उसको गठबंधन की सरकार बोलते हैं। कई बार इस बार भी, इस समय भी गठबंधन की सरकार बनी हुई है। जैसे और दूसरा, विशेष स्थिति में सबसे बड़े दल के नेता को, जैसे कई बार नहीं बन पाती सरकार, कि गठबंधन की सरकार ही नहीं बन पा रही, कोई भी दल आपस में मिलना ही नहीं चाह रहा, फिर भी 4-5 दल मिल गए, छोटे छोटे मिल गए, फिर भी वो गठबंधन, वो बहुमत पूरा नहीं हो रहा, तो उसको बहुमत को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ऐसी स्थिति आ रही है कि बन ही नहीं सकता, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति लोकसभा में सबसे बड़ा दल है, सबसे ज़्यादा जिसको सीट आई है, जिस दल को सबसे ज़्यादा सीट है उस दल की, तो उस दल के नेता जो भी दल नेता होगा उसका, तो उसको प्रधानमंत्री बना देंगे, उसको शपथ दिला देंगे। इसके बारे में कुछ और फैक्ट भी है काफ़ी, तो अभी तो वो देखते हैं क्या क्या फैक्ट है। चलो तो देखते हैं वो इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स है। जैसे हमने अभी जाना उसके बारे में कि उसका पद जाना, अनुच्छेद जाने, मेन इम्पोर्टेंट तो उसके बारे में देखो कुछ और फैक्ट्स है, तो वो भी देखते हैं। जैसे योग्यता है, प्रधानमंत्री की क्या योग्यता होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री की योग्यता के रूप में वो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक ही भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। और आयु होनी चाहिए या तो 25 या 35। तो ये 25-35 का क्या लॉजिक है? 25 और 35 का ये लॉजिक है। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा से है, लोकसभा का सदस्य है और वो प्रधानमंत्री बन रहा है, तो वो उसकी उम्र होनी चाहिए कम से कम 25। अगर राज्यसभा का सदस्य है, तो उसकी उम्र होनी चाहिए कम से कम 35। तो वैसे प्रधानमंत्री का कोई एज क्राइटेरिया नहीं है कि इतना ही वो होना चाहिए, लेकिन वैसे उन लोकसभा और राज्यसभा का तो है उसके सदस्यों का। और प्रधानमंत्री को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी ना किसी का सदस्य होना जरूरी है। तो इसी रूप में ये प्रधानमंत्री की उम्र नहीं है, प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों का
उम्र है कि कम से कम इस उम्र के वो बन सकते हैं। तो इसी से प्रधानमंत्री की उम्र भी इसी से नापी जाती है कि अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो 25, और अगर राज्यसभा का सदस्य है और वो बन रहा है तो 35 आयु, 35 उम्र। और किसी भी लाभ के पद पर आसीन पद पर ना हो, कि कोई भी सरकारी नौकरी में या किसी भी सरकारी पद पर ना हो, और संसद का सदस्य ना हो। यदि संसद का वो सदस्य नहीं है, अभी जैसे पहले मैंने बताया कि वो संसद अगर प्रधानमंत्री है, कोई भी मंत्री है, प्रधान सदस्य नहीं है संसद का, तो उसको संसद का सदस्य बनना जरूरी है, तभी वो पद पर रह सकता है। बन तो सकता है बिना, अगर वो लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्य नहीं है तो वो बन सकता है प्रधानमंत्री, लेकिन उसको 6 महीने में लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य बनना जरूरी है, नहीं तो वो अपने आप ही पद से हट जाएगा। लोग 6 महीने के अंदर उसको किसी न किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखते हैं। प्रधानमंत्री का कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता। निश्चित कार्यकाल जैसे कि उसमें संविधान में कोई भी प्रधानमंत्री का निश्चित कार्यकाल नहीं दिया कि इतना ही होगा। लोकसभा का खुद का निश्चित कार्यकाल नहीं है। वैसे कार्यकाल है 5 साल, लेकिन उससे पहले बैठ सकती है। कई सरकारें आई हैं जो 13 दिन तक चली है, 13 दिन तक सरकार चली है। अभी इतना सारा कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री का सबसे कम। तो जैसे निश्चित कोई भी कार्यकाल नहीं है। अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बाद पास लोकसभा में या संसद में लोकसभा में उसको बहुमत प्राप्त है तो वो तब तक रहेगा। 5 साल रहे या 5 साल बाद दोबारा बनना पड़ता है, लेकिन 5 साल बाद भी रहते हैं कई बार। सबसे लंबा प्रधानमंत्री सबसे लंबे टाइम के लिए जवाहरलाल नेहरू रहे थे 12 साल तक। जब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी तब तक वो नहीं रहे। जैसे और जब तक लोकसभा का बहुमत समर्थन प्राप्त हो उसको, जब तक प्रधानमंत्री के दल को लोकसभा का बहुमत प्राप्त है, प्रधानमंत्री को बहुमत प्राप्त है, तब तक वो प्रधानमंत्री बना रह सकता है। विश्वास प्रस्ताव पास होने पर इस्तीफा, इसमें प्रधानमंत्री को हटने के बाद निश्चित कार्यकाल नहीं है तो इसका हटने का कोई क्राइटेरिया कुछ भी होगा तो इसमें अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है प्रधानमंत्री को हटाने के लिए। जैसे दूसरा दल है कोई भी कोई किसी दल का सरकार ए दल है, उसकी सरकार बनी हुई है, और बी दल है कि उस संसद में बोल रहा है कि इसको बहुमत प्राप्त नहीं है, कैसे सरकार बना रखी है, तो वो दूसरा दल या लोकसभा वो लाएगी, अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। अगर वो पास हो गया तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो वो है अपने पद पर। शक्तियाँ और कार्य, प्रधानमंत्री को शक्तियाँ और कार्य भी है। देखते हैं शक्तियाँ क्या क्या है प्रधानमंत्री की। भारतीय राजनीतिक प्रणाली का सबसे शक्तिशाली पद है प्रधानमंत्री। भारतीय राजनीति माना जाता है कि भारतीय राजनीति का सबसे शक्तिशाली पद प्रधानमंत्री को माना जाता है। राष्ट्रपति से भी ज़्यादा शक्तिशाली प्रधानमंत्री का पद माना जाता है। मंत्री जैसे क्यों माना जाता है? ये प्रमुख होता है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का प्रमुख मंत्रियों की नियुक्ति सलाह देता है राष्ट्रपति को, मतलब वही चुनता है एक तरीके से, उसी के चुने हुए बनते हैं 100%। प्रधानमंत्री चुनेगा वही बनेगा वो जो मंत्री बनेगा। राष्ट्रपति अपने कोई भी अपने इच्छा शक्ति से किसी को नहीं बना सकता, उसको मानना ही पड़ेगा 100%। और विभागों का वितरण, जैसे मंत्री बना रहा है तो उसमें विभाग वितरण कर रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर किसको बनाना है, कौन सी मिनिस्ट्री किसको देना है, तो विभागों का वितरण भी प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति को इसमें कोई शक्तियाँ नहीं है। और मंत्रियों को इस्तीफा मांग सकता है। जैसे मंत्री है, कोई भी विभाग का मंत्री है, गृह मंत्री है, और सुरक्षा मंत्री है, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री है, किसी भी मंत्री से इस्तीफा मांग सकता है प्रधानमंत्री कभी भी, और उसको देना पड़ेगा। और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी, प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी माना जाता है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी। कैसे कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णयों से अवगत कराता है प्रधानमंत्री। कि कोई मंत्रिपरिषद में कोई निर्णय लिया गया, कोई कानून बनाना है, तो उससे राष्ट्रपति को अवगत कराया जाएगा, उस प्रधानमंत्री कराएगा उसको कि क्या निर्णय लिया गया, क्या बनाना है, और इसके निर्णयों को प्रधानमंत्री को बताया जाएगा कि क्या निर्णय लिया मंत्रिपरिषद में, तो आगे फिर हस्ताक्षर करके वो कानून बना देता है राष्ट्रपति।
और प्रशासनिक सूचनाएं देता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को प्रशासनिक सूचनाएं देता है। प्रशासनिक सूचनाएं मतलब क्या? प्रशासनिक सूचनाएं मतलब कानून व्यवस्था, इन सब के बारे में, कैसे चल रहा है कानून व्यवस्था के बारे में प्रशासनिक सूचनाएं राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री देता है। तो ये मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी है प्रधानमंत्री। और संसद का नेता तो होता ही है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। संसद की कार्यवाही में प्रमुख भूमिका निभाता है। संसद की कार्यवाही में जैसे कोई विधेयक है, उस पर चर्चा करनी है या कुछ भी करना है, लोकसभा में लाना है या राज्यसभा में लाना है। लोकसभा तो कोई भी विधेयक लाना है, कोई भी कानून बनाना है तो संसद की कार्यवाही, संसद की कार्यवाही चलती है, डेली संसद चलती है। तो उसमें ये सब कार्यवाही कैसी चलानी है, कब लाना है, 70 कब बुलाना है, ये सब राष्ट्रपति का अधिकार है। लेकिन ये सलाह प्रधानमंत्री देगा राष्ट्रपति को, तभी राष्ट्रपति लाएगा। खुद की मर्जी से राष्ट्रपति नहीं ला सकता। तो ये भी प्रधानमंत्री का अधिकार है, प्रधानमंत्री की शक्ति है ये भी। और सरकारी नीतियों की घोषणा, जैसे बहुत सारी नीतियाँ होती है, कानून, बजट, GST वगैरह, बहुत सारे कानून बनते हैं, बहुत सारी नीतियाँ लाते हैं। नीति आयोग है, नीति आयोग में बहुत सारी नीतियाँ बनती है, बहुत सारे कानून बनते हैं। जैसे PM जनधन योजना, बहुत सारी योजनाएं लाते हैं, गरीब आवास योजना, बहुत सारी नीतियाँ लाते हैं। तो उनकी घोषणा प्रधानमंत्री करता है। नीति निर्माण में भूमिका भी इसमें प्रधानमंत्री की नीति निर्माण में क्या भूमिका होगी देखते हैं। सरकार की नीतियों का निर्धारण, कि सरकार की क्या नीति होनी चाहिए, कैसे देश आगे बढ़ना है, देश में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, किस स्टेप बाई स्टेप कैसे बढ़ना चाहिए, ये सरकार की नीतियाँ प्रधानमंत्री सुनिश्चित करता है, प्रधानमंत्री निर्धारण करता है। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर तो प्रधानमंत्री भारत को रिप्रेजेंट करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा, प्रतिनिधि होता ही है भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्तर पर तो। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, जैसे कई देशों का राष्ट्रपति है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो रिप्रेजेंट करता है अपने देश को। जैसे आप खुद को भी सवाल आना चाहिए कि भारत का प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख की सही राष्ट्रपति है, लेकिन तो उसी को वो करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिप्रेजेंट करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री करता है, क्योंकि भारत में संसदीय व्यवस्था है, संसदीय लोकतंत्र है। तो संसद में, लोकतंत्र में राष्ट्रपति सिर्फ प्रशासनिक प्रमुख ही होता है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है भारत का। जैसे आपने देखा होगा, भारत बहुत सारी G7 की मीटिंग होती है, G20 मीटिंग्स होती है बहुत सारी, और वर्ल्ड जैसे WTO में बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, सब में प्रधानमंत्री जी करता है रिप्रेजेंट भारत को। जैसे तो ऐसे ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है प्रधानमंत्री। विभिन्न समितियों का अध्यक्ष, भारत कई समितियों का अध्यक्ष होता है, बहुत सारी समितियों का अध्यक्ष होता है। इनमें प्रमुख है नीति आयोग, जो पहले योजना आयोग थी, आज़ादी के टाइम से चलती आ रही है योजना आयोग। इसी के जरिए पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, योजना आयोग ही बनाती थी उसको, योजना कैसे क्या क्या होगा। लेकिन उसको फास्ट फॉरवर्ड करके भाई इसकी पंचवर्षीय योजना बहुत बड़ी हो जाती थी, इसलिए उसको उस भारत का विकास को तेज़ करने के लिए 2015 में 14 में ये लाया गया नीति आयोग। उसी योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया गया। नीति आयोग, इसमें नीतियाँ बनती है विकास की, कैसे विकास होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए अंतर्राज्यीय संबंधों में, और अंतर्राज्यीय एक राज्य से दूसरे राज्य का मतलब मेल जोल ये सब बढ़ाने के लिए नीति बनाना, या भारत के विकास के लिए भी नीतियाँ बनाना, ये सब नीति आयोग में होता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद, NDC का भी सदस्य भारत अध्यक्ष, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और कैबिनेट समिति, बहुत सारी समितियाँ होती है संसद में, तो जैसे कैबिनेट समिति होती है तो उसी कैबिनेट समिति का भी अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की स्थिति, जैसे प्रधानमंत्री की स्थिति फैक्ट तो जैसे बहुत सारे हैं कि कैसी स्थिति है, क्या क्या है। संविधान में इसके बारे में ज़्यादा ऐसी खुल के स्थिति ऐसी होगी ये सब नहीं बताया गया, लेकिन
इंटरप्रेट करते हैं, कई विद्वान करते हैं कि कैसी है भारत का प्रधानमंत्री कितना शक्तिशाली है, क्या क्या है उसमें। तो उसी को देखते हुए कई विद्वानों ने भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोला है। तो जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, उनको एक संविधान का रचयिता बोला जाता है। तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है मंत्रिपरिषद की दूरी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की दूरी होता है। दूरी मतलब क्या, जैसे सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ बहुत सारे क्या, जितने भी ग्रह है सोलर सिस्टम में, सूर्य के सोलर सिस्टम में या आकाश गंगा में, तो सारे सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। उसी तरह ये सूर्य को प्रधानमंत्री मान लो और इसको मंत्रिपरिषद मान लो। मंत्री, सारे मंत्री, तो सारे मंत्रिपरिषद का केंद्र प्रधानमंत्री होता है। इसका मतलब है मंत्रिपरिषद की दूरी, मंत्रिपरिषद ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, तो सारे कार्य और सब कुछ जो भी होता है उसका केंद्र प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का केंद्र या अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसका मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला है। और जवाहरलाल नेहरू ने बोला है सरकार का वास्तविक केंद्र। तो ये तो है ही, अब यही बता रहा हूँ इतनी देर से कि वास्तविक प्रमुख और संवैधानिक प्रमुख में फ़र्क है। संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है, वैसे ही वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री है। तो वास्तविक प्रमुख जवाहरलाल नेहरू ने भी वास्तविक प्रमुख कहा है। वास्तविक प्रमुख जैसा वास्तविक इन्हीं से स्टार्ट होता है कि वास्तविक और प्रशासनिक स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है। तो वही है ये भी, सरकार का वास्तविक केंद्र प्रधानमंत्री, सरकार का वास्तविक केंद्र होता है। तो सरकार का केंद्र प्रधानमंत्री होता है, इनका मतलब है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो देखते हैं। जैसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, ये तो सबको ही पता है, ज़्यादातर 99% को पता ही होगा कि जवाहरलाल नेहरू थे। और सबसे लंबे तक प्रधानमंत्री कौन रहा, कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा, तो ये भी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनका कार्यकाल था 12 साल। ये संविधान लागू होने से मतलब 1951 में इलेक्शन हुए और उस टाइम प्रधानमंत्री बने। उसके बाद 1932 में इनकी मृत्यु हुई। तब तक ये प्रधानमंत्री बने रहे। और सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, वो थी इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी सबसे पहली और इकलौती, अभी तक एक ही बनी है प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी। और सबसे कम समय तक कौन रहा प्रधानमंत्री, सबसे कम समय तक रहा अटल बिहारी वाजपेयी। जैसे ऐसा इसके एक कार्यकाल की बात है कि एक बार प्रधानमंत्री बनने के बाद कितने दिनों तक सबसे कम समय तक रहा, तो सबसे कम समय तक अटल बिहारी वाजपेयी रहे, 13 दिन के लिए रहे 1996 में। उसके बाद ये बाद में बने 1999 में, 2000 से 2004 तक रहे प्रधानमंत्री रहे, तो उनके कार्यकाल था बड़ा। लेकिन इसके अलावा एक और है चौधरी चरण सिंह, जो केवल 5 साल तक प्रधानमंत्री रहे, 5 साल नहीं मतलब 5 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। तो वैसे तो यही इम्पोर्टेंट कि सबसे कम समय तक यही प्रधानमंत्री रहे थे। तो इनके बारे में कुछ ये फैक्ट्स थे। तो स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। इसके बारे में कुछ और फैक्ट है काफ़ी सारा प्रधानमंत्री के बारे में, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट था वो बता दिया मैंने। वैसे इसके बारे में कुछ और अनुच्छेद, कुछ और फैक्ट्स काफ़ी तो खोजते लाओ कि सबसे ज़्यादा कौन कौन प्रधानमंत्री थे अब तक, सबसे लंबे कौन थे, सबसे लंबे, सबसे कम उम्र के, ये सबसे कम उम्र के भी जान लो। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री अब तक बने राजीव गांधी। 1900 मतलब उनका कार्यकाल था 90 के आसपास, तो उस तब वो थे 40 साल के। 40 साल सबसे कम उम्र के वही थे प्रधानमंत्री, 40 साल के राजीव गांधी जी। तो इसके बारे में तो ये हो गया प्रधानमंत्री टॉपिक। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।